दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अमित शाह की चाणक्य नीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसी भी हालत में 2014 और 2019 से ज्यादा बीजेपी के नेतृत्व में महायुति सफलता हासिल करेंगी, ऐसा आत्मविश्वास अमित शाह जी ने बीजेपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को दिया। मगर क्या सच में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी सफलता मिलने के आसार है? इसका जवाब हम नहीं में दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को और महायुति को जिस करारी हार का सामना करना पड़ा है, उस हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में दो स्थानीय यानी प्रादेशिक पार्टियों को तोड़ा गया, उसके कारण महाराष्ट्र की अस्मिता के ऊपर एक तरीके से दिल्ली ने आक्रमण किया, ऐसी महाराष्ट्र में जनभावना बनी और उसके कारण बीजेपी को करारी हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ा। महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र में कभी भी दिल्ली का हस्तक्षेप महाराष्ट्र की जनता उसको पसंद नहीं करती। उसका करारा जवाब हमेशा महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। लेकिन ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को या केंद्रीय नेताओं को समझ में नहीं आ रही और उसका परिणाम उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। कुछ उसी प्रकार के आसार आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लग रहे हैं। पुणे में बीजेपी का या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक महामंथन शिविर हुआ। उसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन उसमें अमित शाह जी की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। अमित शाह ने लगभग 38 मिनट का अपना भाषण किया। उसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह जी ने एक तरीके से उनमें विश्वास जगाने का काम किया। जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को हार मिली है, यानी 28 में से केवल 9 सीटों पर जीत मिली, उसके कारण बीजेपी का कार्यकर्ता एक तरीके से डिमोरलाइज हो गया है। वो एक तरीके से हताश हो गया है। उस कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अमित शाह जी ने आक्रामक अंदाज में अपना भाषण किया। अपने भाषण में अमित शाह जी ने शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक तरीके से तीखी टिप्पणियां की। शरद पवार जी के बारे में अमित शाह जी ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना है। महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है और खास तौर पर 2019 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। जिस प्रकार 2019 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार जी के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार आक्रामक हमले किए थे, तीखी टिप्पणियां की थी, उसके कारण यानी 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे आए थे, उसमें महाआघाड़ी को यानी कांग्रेस एनसीपी की आघाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सीट मिल सकती है, ऐसा जो अनुमान लगाया गया था, वो अनुमान एक तरीके से शरद पवार जी ने धाराशाही किया। शरद पवार आक्रामक अंदाज में नजर आए और एक तरीके से शरद पवार जी ने चुनावी प्रचार में एक तरीके से तेजी लाई और जिस आक्रामक अंदाज से रणनीति तैयार की और 2019 में लगभग 98 सीटें कांग्रेस और एनसीपी मिलकर जीते। यानी
और 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आई। यानी एक तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। यानी जितने तीखे हमले शरद पवार जी के ऊपर किए जाएंगे, उससे शरद पवार कमजोर होने के बजाय शरद पवार बड़े उत्साह से और बड़े ताकत से जुटते हैं और जनता में जाते हैं, और जनता भी शरद पवार जी को एक तरीके से स्वीकार करती है। यानी शरद पवार कमजोर होने के बजाय शरद पवार का लड़ने का जज्बा उतना ही ज्यादा होता है, उनका उत्साह देखने को मिलता है। यानी एक तरीके से शरद पवार जी के ऊपर जितनी तीखी टिप्पणियां बीजेपी के नेता करेंगे, खासतौर पर बीजेपी का आला कमान या बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता, उसका उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा या महायुति को होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। जिस प्रकार शरद पवार जी के ऊपर भटकती आत्मा जैसा एक तरीके से एक तीखी टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी ने की और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यानी शरद पवार महाराष्ट्र में इस वक्त उनके साथ जनता की सहानुभूति है, और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन उनके पार्टी का रहा है, उसे देखें तो विधानसभा चुनाव में शरद पवार इस वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रहे हैं। यानी उनके पार्टी की, शरद पवार जी की पार्टी हो या महाविकास आघाड़ी हो, उसके लिए एक पॉजिटिव परिस्थितियां इस वक्त जमीन पर है। उसके कारण शरद पवार जी के ऊपर तीखे हमले करने से बीजेपी को बचना चाहिए, ऐसी बात भी अजित पवार गुट के कई नेता कह रहे हैं। और जिस प्रकार अमित शाह जी ने शरद पवार जी के ऊपर तीखी टिप्पणियां किए हैं, उस टिप्पणियों को लेकर अजित पवार गुट के नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। यानी जितनी तीखे टिप्पणियां बीजेपी शरद पवार जी के ऊपर करेगी, उसका उतना ही उल्टा असर बीजेपी और अजित पवार गुट के ऊपर होगा। यानी एक तरीके से बीजेपी का और अजित पवार गुट का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया है एक तरीके से। यानी एक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको घेरने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना, इन दो दलों को वोट मिलते आ रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी अकेले वोट नहीं पाती, वो शिवसेना को भी मिलते हैं, और शिवसेना का असली चेहरा ठाकरे माने जाते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी के राजनीतिक वारिस उद्धव ठाकरे जी हैं, और जिस मजबूती से 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के ऊपर हमले किए, और जिस प्रकार खासतौर पर जिस प्रकार बीजेपी का जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने हमले किए हैं, उसे देखें तो हिंदुत्व के मुद्दे पर, यानी असली हिंदुत्व किसका है, इसको लेकर ठाकरे गुट और बीजेपी में हमेशा जंग छिड़ी हुई नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने मुंबई में और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी को समर्थन दिया, और उसके कारण भी बीजेपी इस मुद्दे पर हमेशा ठाकरे गुट को, यानी पिछले 2-3 महीने से ठाकरे गुट को घेरने का काम कर रही है, खासतौर पर मुंबई में। मगर जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे जी को नकली संतान और
उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को नकली शिवसेना कहा, उसका परिणाम भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यानी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में स्थानिक निकाय के चुनाव होने वाले थे, लेकिन और कई उपचुनाव भी होने वाले थे विधानसभा सीटों पर या लोकसभा की, लेकिन वो चुनाव नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? उसका सबसे बड़ा कारण है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के लिए जो सहानुभूति है, उसके परिणाम अगर स्थानिक निकाय के चुनाव में देखने को मिले और महायुति को हार का सामना करना पड़ा तो महायुति का लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो डर बीजेपी को सता रहा था वही डर सच साबित हुआ और शरद पवार जी की सहानुभूति और उद्धव ठाकरे जी की सहानुभूति रंग लाई और महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 31 सीटें मिली और बीजेपी को 9, अजित पवार गुट को 1 और एकनाथ शिंदे गुट को सिर्फ 7 सीटें मिली, यानी कुल महायुति को 17 ही सीटें मिली। यानी एक तरीके से जिस प्रकार के तीखे हमले अमित शाह जी ने अपने भाषण में शरद पवार जी के ऊपर या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर किए, उसके कारण शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे कमजोर होने के बजाय उनको एक तरीके से इन हमलों से, इन तीखी टिप्पणियों से एक तरीके से फोकस मिलता है। जनता में टीआरपी मिलती है और जनता की सहानुभूति उनके पक्ष में बढ़ती है, खासतौर पर युवाओं में। ये बात अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं को समझ में जो जरूर आती है, लेकिन वो इस रणनीति को क्या चुनाव मैदान में उतारना नहीं जानते। इसको लेकर भी महाराष्ट्र में इस वक्त अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है और खासतौर पर अजित पवार गुट को मालूम है कि जितने हमले शरद पवार जी के ऊपर होंगे, जितने हमले उद्धव ठाकरे जी के ऊपर होंगे, उतना ही फायदा महाविकास आघाड़ी का और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का होगा। यानी पर्सनल हमले से बीजेपी को और महायुति को बचना चाहिए। यानी शरद पवार जी के ऊपर और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने से महायुति के नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने शरद पवार जी के ऊपर और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक तरीके से तीखी टिप्पणियां की है और उसका जवाब भी एक तरीके से उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने और एनसीपी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने भी दिया। लेकिन अगर अमित शाह जी का जो भाषण जब चल रहा था तब सोशल मीडिया की कमेंट देखे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा करप्शन के मुद्दे पर हो या हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को ही सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे। यानी एक तरीके से बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, अमित शाह जी की राजनीतिक कुशलता और देवेंद्र फडणवीस जी की कूटनीति, उसको एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नकार दिया है। इसके कारण और अजित पवार गुट बीजेपी के साथ आने के कारण भी एक तरीके से जो बीजेपी की भ्रष्टाचार की लड़ाई थी वो भी कमजोर हो चुकी है। यानी एक तरीके से जब बीजेपी शरद पवार जी के ऊपर करप्शन के आरोप लगाती है तब एक तरीके से अजित पवार जी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का दिखता है उसके कारण बीजेपी का जो करप्शन की लड़ाई है या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसका खोखलापन सामने नजर आता है। यानी बीजेपी की करप्शन की लड़ाई या करप्शन के खिलाफ की लड़ाई एक खोखली लड़ाई है, ये जनता ने महसूस किया है। यानी एक तरीके से बीजेपी के ऊपर एक तरीके से जनता का विश्वास कम हो रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर जमीनी हालात देखें तो जनता, महंगाई, किसानों की कई समस्या, ज्यादातर किसान के अनाज को एमएसपी न मिलना,
जीएसटी की के कारण किसान के जो खतों की कीमतें बढ़ रही है और जिस प्रकार एमएसपी किसान के अनाज को नहीं मिल पा रही, उसी प्रकार दूध हो उसको भी एक तरीके से अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही। यानी एक तरीके से आर्थिक विषमता, महंगाई, किसान के अनाज को एमएसपी न मिलना यानी उचित दाम न मिलना और दूध की कीमतों में गिरावट, इसके कारण किसान चारों तरफ से समस्याओं से घिरा है। इस किसान को राहत देने के बजाय बीजेपी अलग तरह के प्रचार या चुनावी हथकंडे अपना रही है। यानी जनता से जुड़े सवालों को ऊपर फोकस करने के बजाय, उनको केंद्र में रखने के बजाय उन जनता के सवालों को एक तरीके से बीजेपी नजरअंदाज कर रही है और इसी का परिणाम बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। भले ही बीजेपी कह रही हो कि झूठे नैरेटिव के कारण हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में थी, वही नाराजगी विधानसभा चुनाव से पहले अभी इस वक्त नजर आ रही है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की वास्तविक परिस्थिति से अवगत होने के बावजूद भी उसका पूरा डाटा, उस परिस्थिति की पूरी जानकारी बीजेपी के नेताओं के पास होने के बावजूद भी उस सवालों को या जनता के उस सवालों को हल करने के बजाय बीजेपी अपना अलग तरह का की यानी हिंदुत्व का नैरेटिव हो, करप्शन का नैरेटिव हो, उसको आगे कर एक तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। यानी एक तरीके से अमित शाह जी फिर से एक बार महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नैरेटिव के ऊपर, करप्शन के नैरेटिव के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वही नैरेटिव लोकसभा चुनाव में कमजोर दिखाई दिए। यानी एक तरीके से बीजेपी या अमित शाह अपने गलतियों से नहीं सीखे, ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र की जनता कभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना बहुमत नहीं देती। महाराष्ट्र में पुरोगामी विचारधारा, फुले शाहू आंबेडकर जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पुरोगामी विचारधारा है, उसके कारण उसके रूट्स समाज में ज्यादा फैले हैं, वो मजबूत है और हिंदुत्व का विचार उससे यानी पुरोगामी विचारधारा के मुकाबले हिंदुत्व का विचारधारा कमजोर है। यानी हिंदुत्व की विचारधारा को जिस प्रकार का एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में मिलती है, उस प्रकार की एक्सेप्टेंस महाराष्ट्र में नहीं मिलती। यानी आरएसएस जैसा संगठन जिसकी स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में हुई, लेकिन उस आरएसएस का एक तरीके से प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में उस प्रकार नहीं हुआ जिस प्रकार उत्तर भारत में हुआ। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की जो जमीन है वो हिंदुत्व की जमीन नहीं है, वो प्रोग्रेसिव विचारधारा की जमीन है। और उसके ऊपर अगर हम यानी बीजेपी हिंदुत्व की रणनीति पर काम करेगी तो या नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा हो, देवेंद्र फडणवीस जी की कूटनीति हो या अमित शाह जी का राजनीतिक एक चतुराई हो, उसको लेकर बीजेपी का अगर काम करेगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महाराष्ट्र की जनता से जुड़े जो सवाल है, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको ही जनता इस विधानसभा चुनाव में उस पर ही बात करना चाहती है। और लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। और महाविकास आघाड़ी गठबंधन उसी पर फोकस कर रहा है। और शरद पवार जिस अंदाज में, उद्धव ठाकरे जिस अंदाज में जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद साध रहे हैं, अगर उसे देखें तो, और राहुल गांधी जिस प्रकार केंद्र की राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम, बीजेपी की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, अगर उसे देखें तो
वही जनता के सवाल है, जनता के मुद्दे हैं। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेता जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। वो झूठा नैरेटिव हो या हिंदुत्व हो, करप्शन हो और बड़े बड़े योजनाएं हो, राष्ट्रवाद हो जैसी बातों पर वो एक तरीके से फोकस कर रहे हैं। लेकिन 10 साल की सरकार का कार्यकाल पूरे महाराष्ट्र ने और पूरे देश ने देखा है। और खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन देश के राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और उनमें से महाराष्ट्र एक पहले 2 राज्यों में है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरीके से महाराष्ट्र में केंद्रीय नेताओं के भरोसे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन उन केंद्रीय नेताओं की जो स्ट्रेटेजी है या रणनीति है, यानी अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा हो या रणनीति हो, वो महाराष्ट्र में कितनी चल पाएगी इसको लेकर शंका नजर आ रही है। यानी उसमें सफलता मिलने की उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से उसकी रणनीति, महाराष्ट्र में उसकी रणनीति बीजेपी ने केंद्रीय दिल्ली से बनाई। उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो या चुनावी प्रचार के मुद्दे हो, और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 18 से 20 सभाएं नरेंद्र मोदी जी ने की, उसके बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर उसे देखे और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी को लेकर सहानुभूति देखे तो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा हो या अमित शाह जी की रणनीति हो, वो चल पाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।